बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कोविड के हवाले से बात करेंगे। अभी जो चौथी लहर है कोरोना वायरस की मुल्क में, वो बड़ी तेज़ी से जो है वो फैल रही है। साथ ही साथ अगर इस्लामाबाद की बात करें ख़ुसूसी तौर पे, तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिविटी रेशो बताया जा रहा है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। बल्कि 2 रोज़ पहले के जो आदाद शुमार हमारे सामने आए थे वो बहुत ज़्यादा थे। सिंस अप्रैल के बाद से अगर इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा केसेस कोरोना के आए तो वो 2 दिन पहले थे यहाँ पर। और अगर हम सिंध की बात करें जहाँ पर लॉकडाउन था, आज वो भी उसमें भी नरमी कर दी गई है। जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी उनको ख़त्म किया जा रहा है। कल से आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी उसको खोला जा रहा है। मज़ीद भी देखेंगे कि और क्या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनमें कमी की गई है, उनमें नरमी बरती गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहाँ पर भी डेल्टा वेरिएंट के मरीज़ों की तादाद में इजाफा जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और वैक्सीन को लेकर जैसे सिंध ने ये इक़दाम उठाया था कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो फिर आपका जो नंबर है, जो सिम है, वो ब्लॉक कर दी जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसके बाहर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लोगों की वैक्सीन के लिए लगी रहीं। और अभी भी ये सूरत हाल वहाँ पर है। बाकी सूबे लोगों को वैक्सीन की तरफ लाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ एक और थोड़े परेशान कुन जो है वो आदाद शुमार डेटा जो है वो शेयर किया गया था कोरोना एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप की तरफ से अभी 2-3 दिन पहले। और उसमें उन्होंने बताया है कि पंजाब में अगर 140 कोविड के पेशेंट्स हैं तो उसमें से 10% जो हैं वो री इन्फेक्टेड हैं, यानी उनको दोबारा कोरोना हुआ है। और ज़्यादातर जो री इन्फेक्टेड लोग हैं वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में सूबे भर में वो काम कर रहे हैं। अब इसमें पिछले दिनों हमने देखा था कि 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें इजराइल है, जर्मनी है, जो कि लोगों को बूस्टर्स की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। और उस पर WHO की हिदायत भी आई थी कि जब तक एक बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड नहीं होती तो उस वक्त तक उन बूस्टर्स की तरफ ना जाया जाए। क्या हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ सूबे जो हैं या एक इज्तमाई तौर पर, मजमूई तौर पर एक पॉलिसी हुकूमत की तरफ से ऐसी बनाई जा रही है? क्या NCOC में इस पर कोई बात हो रही है कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए बूस्टर्स जो हैं उस जानिब जाया जाए, ताकि उनको जिन्होंने ख़ुद हस्पतालों में काम करना है, जो लोग ज़्यादा मरीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, उनको इस चीज़ से बचाया जा सके। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बुशरा रिंद साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है कोरोना के मरीज़ों की और वहाँ पे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वैक्सीन की फराहमी के लिए, उस पर भी बात करेंगे। बुशरा साहिबा से आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI की और सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी, एंड आई रियली थैंक यू, क्योंकि आप जिस मुश्किल वक्त में गुजर रही हैं, एंड आई पर्सनली रियली एडमायर हर स्ट्रेंथ एंड करेज कि एक कैंसर जैसे मरज़ के साथ लड़ने के बावजूद और पेंडेमिक की सूरत हाल में भी आप अपने जो फ़राइज़ हैं उनको बहुत बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। सो बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के और सिंध के मिनिस्टर हैं फॉर लोकल गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी। पहले ज़रा सिंध के हवाले से ही नासिर हुसैन शाह साहब आपसे बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि अभी जो नरमी का फैसला किया गया है लॉकडाउन में, तो आखिर कौन सी पाबंदियां हैं जो अब ख़त्म की जा रही हैं, और आगे ये शरह अगर कम हुई लॉकडाउन के अंदर, ये मज़ीद ना बढ़े, तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, इसका स्प्रेड रोकने के लिए पार्शल लॉकडाउन किया गया था सिंध में, और फिर NCOC से भी बात हुई थी। अब कल असद उमर साहब यहाँ पे आए थे और जनरल हमूद साहब भी और दीगर लोग भी, तो कल मीटिंग हुई है हमारी यहाँ पे सिंध में चीफ मिनिस्टर हाउस में। तो उनके जो सिफारशात थी और जो वहाँ पे हमने जो लॉकडाउन एक वैसे भी किया हुआ था आज तक का था, और कल मंडे से ऑनवर्ड जो है उसको काफ़ी रिलैक्स इस लिहाज से कि जो NCOC के फ़ैसले हैं उनके तहत किया जाएगा कि सुबह से रात 8 बजे तक कारोबार लोगों को इजाज़त होगी, लेकिन SOPs पर अमल करते हुए, और इसी तरह
इंडोर डाइनिंग तो बंद है, लेकिन आउटडोर डाइनिंग के लिए 10 बजे तक, और फिर डिलीवरी और टेक अवे जो है वो है 24/7 के लिए। फिर इसी बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जिन पे ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा ही रहे, लेकिन जहाँ जहाँ ये केसेस बढ़ेंगे, जो पॉजिटिव रेशो बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे लॉकडाउन प्रॉपर लगाया जाएगा उन यूसी वाइज कह लें या जो भी इलाके हैं उनको। और ये देखें सब अपना काम कर रहे हैं। हम हमेशा तो अभी इस लॉकडाउन से आप क्या समझते हैं कितना इफेक्टिव रहा, कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। इसी तरह हमारी मिनिस्टर साहिबा भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ा, लेकिन अभी मज़ीद हम चाह रहे थे कि उसमें मज़ीद कमी आए। देखिए, हमने ये जो भी फ़ैसले करते हैं बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले हैं। ये इस वजह से किए जाते हैं कि लोगों को बचाया जाए, इस स्प्रेड को, वायरस को रोका जाए, और ये माहिरीन की मशवरे से करते हैं। कभी हमने अपने तौर पर नहीं किया। जो टास्क फोर्स बनी हुई है उसमें कैसर साहब भी हैं, आगा खान से हैं, बारी साहब हैं, WHO के लोग हैं, दीगर माहिर, सईद कुरैशी साहब हैं, उनकी जो ये हमें मशवरे देते हैं उस पर हम ये अमल करते हैं। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। देखिए, अभी हर जगह पे ये जो नए वेरिएंट हैं ये बड़े एकदम स्प्रेड हो रहा है, और जो आप कह रही थी बिल्कुल जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी हो रहा है, दोबारा भी हो रहा है, लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर वैक्सीन लगाई हुई है तो उसका इतना असर नहीं होता। और आपने जैसे कहा कि हमने सिम के लिए कहा, दीगर चीज़ों के लिए कहा, बिल्कुल सिम के लिए हमने कहा, लेकिन उसके साथ ये भी ने कहा था कि वो तब हम अमल करेंगे, सिम वाली ऑप्शन पर तब जाएंगे जब हमारे पास सबके लिए अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन हमने 2-3 और स्टेप्स लिए कि इनकी तनख्वाहें मशरूर कर दी, ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे। फिर हमने इंसेंटिव दिए कारोबारी हजरात को, दीगर लोगों के, कि जो लोग अपने पूरे अमले को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन कराएंगे, सारे लोग वैक्सीनेटेड होंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी कारोबार करने की, और उन पर रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी। इस वजह से भी ये एकदम जो प्रेशर पड़ा है। और फिर हमने वैक्सीनेटर सेंटर बहुत खोले हैं, मोबाइल फैसिलिटी भी दी है। बिल्कुल ठीक है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि वो मैं बिल्कुल सही है कि हमने जब से वो वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लंबी कतारें देखी कि लोगों को अपनी जान की तो परवाह नहीं थी, वैक्सीन के लिए जाने को तैयार नहीं थे। सिम ब्लॉक करने का आप लोगों ने कहा तो वो फौरन से वैक्सीन के लिए पहुंच गए। और ये जो आपने अभी बात की कि अगर लोगों को खुद एहसास होता अपनी जिम्मेदारी का तो फिर वो खुद ही जा रहे होते वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको हमें इंसेंटिव्स देने पड़ रहे हैं तो वो जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये डेल्टा वेरिएंट के बाद से जो हम पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पे मरीज़ों की तादाद में इजाफा देख रहे हैं, और उसमें भी जो पंजाब में ये बताया गया कि अगर जिस तरह से कुछ आदाद शुमार हमारे सामने आए कि 10% ऑफ द 140 कोविड पेशेंट्स इन पंजाब वो री इन्फेक्ट हो रहे हैं, और उसमें भी से भी ज़्यादा जो हैं वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। मेरा ख्याल है सादिया, सबसे बड़ी बात है री इन्फेक्शन की बात नहीं है। जो आपको ये स्टेटिस्टिक्स सामने आए वो ये थे कि अगर देवर 140 पेशेंट्स थे तो उनमें ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड कितने थे और नॉन वैक्सीनेटेड कितने थे। उनमें से 10% जो थे वो वैक्सीनेटेड थे, और बाकी जो 90%, बल्कि कुछ जगहों पे 14% जो थे वो वैक्सीनेटेड थे, बाकी जितने थे देवर नॉन वैक्सीनेटेड। ये इस बात से ये बात तो वाज़ह हो गई है कि ये इन्फेक्शन ज़्यादातर उन लोगों को लगेगी हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई उनको इन्फेक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जिस तरह नासिर साहब ने फरमाया है, जिस बंदे को वैक्सीन लगी हुई है उसके अंदर जो शिद्दत है बीमारी की वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो इस वजह से जो हमारे लिए इस वक्त सबसे अहम काम है वो ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन लगा दें उतना ही बड़ा फ़ायदा हमें होगा और उतने ही जल्दी हम नॉर्मलिसी की तरफ जाएंगे। अब इस वक्त पंजाब के अंदर आज के दिन में अगर मेरे पास जो नंबर्स आज़ाद शुमार आया वो है 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। और अहम चीज़ समझने की ये है कि ये किन को लगी है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। अगर आप पंजाब की आबादी को देखें
तो 45% आबादी जो है वो आपकी 18 साल से कम उम्र की है और 55% आबादी जो है फिर 18 साल से ऊपर की है। तो अगर आप 55% आबादी में से, जो कि अगर मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 6 करोड़ बनते हैं, अगर उसमें से हमने तकरीबन इस वक्त 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, तो ये तकरीबन यानी इट बिकम नियरली अबाउट 30%, एक बड़ा अच्छा नंबर है। और जिस तरह हमें हदफ दिया हुआ है इस वक्त NCOC ने, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जो बड़े हमारे 5 शहर हैं जहां हमेशा बीमारी की शिद्दत ज़्यादा रही है, जैसे लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद और गुजरावाला, वहाँ इंशाल्लाह 14 अगस्त तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 40% आबादी जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की है उनको सबको वैक्सीन लग जाए। और यही तरीका जो है वो हमें इख्तियार करना पड़ेगा। हमने तो आपको पता है कि माइक्रो मैनेजमेंट करके, जिस तरह माइक्रो प्लानिंग करते हैं पोलियो वैक्सीनेशन की, उस तरह करके इस वक्त हमारे कोई तकरीबन 1163 मोबाइल वैक्सीनेशन चल रही हैं, अलावा 662 जो हैं हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है, और आप बिल्कुल सही फरमा रही थी कि लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। लोग समझते नहीं हैं कि उनकी सेहत के लिए कितना अहम है कि वो अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, ताकि वो अपने आप को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। अहम चीज़ तो ये समझने की है कि भाई आप अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे, खासतौर पे वो लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, अगर आपने आप को वैक्सीनेट करेंगे तो आप अपने घर वालों को भी बचाएंगे और हर बंदे को इससे बचत होगी। तो मेरा ख्याल है आप अपने प्रोग्राम की वसादत से, और हम सारे एक ही पेज पे हैं कि वैक्सीनेशन कराइए तौर पे नहीं, बिल्कुल आप अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों को भी बचाने के लिए इकदाम करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसे सजाद साहब की जानिब जाते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी और विफाक की तरफ से भी, प्लस NCOC के उनका फोरम जो है वो मौजूद है जहाँ पर सारे मुशावरत हो रही है और ये फैसले हो रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं खुसूसी तौर पे ये जो चौथी लहर कहा जा रहा है, जिसको कि डेल्टा वेरिएंट, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है, इसके आने के बाद से इक़दामात क्या इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते थे, या आपको लग रहा है कि सूबाई हुकूमतें, विफाकी हुकूमत मैक्सिमम अपना जो है वो इनपुट इस तरफ दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सादिया। एक ज़रा सा तस्हीह करना चाहता हूँ कि मैं PMA में एज ए सेक्रेटरी जनरल अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखें, ये कोविड का जो वेरिएंट है, अब इंडियन वेरिएंट, ये बड़ा सीवियर किस्म का है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसकी वजह एक ये है कि ये एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से इसमें सलाहियत है कि मुंतकिल हो जाता है। अगर 4-5 लोग एक जगह बैठे हैं, उसमें से एक अगर आदमी इन्फेक्टेड है डेल्टा वेरिएंट का, तो वो सबको लगाता है। यही हाल फैमिलीज़ का हम देख रहे हैं कि घर में एक शख्स अगर इन्फेक्टेड होता है तो 2-4 दिन में पूरा घर, वो मुझे फ़ोन आता है कि वे फलां को भी हो गया, फलां को भी, फलां को हो गया। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि इसके अंदर सिम्टम बड़ा धोखे वाला है कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, और ये बिल्कुल उस तरह का है कि जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उस ठीक है। और कुछ लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, कुछ लोग डायग्नोस नहीं कराते हैं और इसी में रहते हैं, तो वो देर हो जाती है। जब तक ये लंग्स में इन्फेक्शन चला जाता है तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बड़ा डेंजरस है। दूसरी बात ये कि देखें, मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डे 1 से ये डिमांड करते रहे है कि पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। तो वो पहले हमें नजर नहीं आता। वो आपको नहीं नजर आती? खुद भी जी पहले नहीं नजर आया। डिफरेंट क्योंकि अभी नासिर शाह साहब तो कह रहे थे कि आप लोगों से भी इनपुट लेते हैं, आप लोगों की राय होती है, मीटिंग्स में आप लोग बैठते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी जो ताजिर बिरादरी है उनकी तरफ से रिजर्वेशंस आते हैं NCOC नहीं। मैं बात कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आपने सिंध की बात की है, तो मैं पहली दफा मैंने ये चीज देखी, जो कि मैंने उस वक्त अप्रिशिएट भी किया असद उमर साहब को, कि ये जो है कमरे के अंदर
डिस्कशन मसली एक डिसीजन आएगा तो वो बहुत बेहतर होगा, बजाय ये कि शाम को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक हम एक दूसरे को गलत कहते रहते हैं कि जी गलत फैसला हुआ, और फिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये पहली दफा मैं समझता हूँ कि एनसीओसी और सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा और एक कोऑर्डिनेशन के साथ अब फैसले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है और इसको इसी तरह होना चाहिए। और यहाँ जहाँ तक ये बात है कि इस कोविड को समझने के लिए लोगों को मैं समझता हूं कि बार बार ये बताना होगा कि कोविड एक हकीकत है और इससे बचाव के लिए 2 तरीके हैं सिर्फ हमारे पास। एक तो एसओपीज पे सख्ती से अमल करना है और अमल करवाना है, दूसरा वैक्सीनेट कराना है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिंध हुकूमत ने जो एक ऑर्डर किया कि जी अगर लोग सिम नहीं लगाएंगे इतने तक और उसके बाद उनका अगर वैक्सीनेट नहीं कराएंगे तो सिम उनके बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद से लोगों ने अपनी सिम की परवाह की, पहले जान की परवाह नहीं की लेकिन सिम की परवाह की। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ भी करें लेकिन लोग जोक दर जोक सेंटर पहुंचे, इसमें वो लोग ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या कुछ कर लोग सकते हैं? डर के भी चलें, हैं, वो क्योंकि आई थिंक हमारे जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग हैं उनको भी इस चीज़ की समझ है, शायद इसी वजह से इस किस्म के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि इस जानिब किसी तरह तो आएँ लोग। मैं वापस भी आती हूँ आपकी तरफ डॉक्टर साहब, लेकिन पहले मैं ज़रा बलूचिस्तान की सूरत हाल जान लूँ। बुशरा रिन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा साहिबा, बलूचिस्तान की इस वक्त स्पेशली डेल्टा वेरिएंट के बाद से क्या सिचुएशन है और क्या बलूचिस्तान की हुकूमत के पास वो तमाम तर वसाइल मौजूद हैं इस सूरत हाल से निमटने के लिए? थैंक यू। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा गफूर रहीम है। मेरा ख्याल है कि बाकी सूबों की निस्बत बलूचिस्तान में डेल्टा वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है और यहाँ जो हम लोगों ने SOPs का अमल दरामद करवाया है और मेरा ख्याल है लोग भी कोऑपरेटिव हैं, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ 4.22% जो है वो स्प्रेड आउट हुआ है कोरोना वायरस। और इसमें अब तक जो है 66 केसेस जो हैं जो हमारे पॉजिटिव आए हैं और हमारी डेथ जो है अब तक सिर्फ 331 हुए। लेकिन ये है कि वही वाली बात जो अभी सब यही कर रहे थे कि वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। तो इस चीज़ को लोगों को जो है बावर कराना कि आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आपके लिए सिम वाकई इंपॉर्टेंट थी कि सिम के लिए आप पहुंच गए और अपनी जान को नहीं देखा। तो आपने सबसे पहले आपके टीवी के तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुदारा आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, वैक्सीन करा के अपने आप को करें। और क्योंकि जान है तो जहान है, अगर आपकी सेहत नहीं है, ज़िंदगी नहीं है तो फिर बेमकसद है ज़िंदगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट का साथ पूरे पाकिस्तान के अवाम को देना होगा, तब जाके वो चारों सूबों की, चाहे वो गवर्नमेंट है या फेडरल की, तब जाके हम इस ख़तरनाक वायरस पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडियन वेरिएंट है ये जो है मेरा ख्याल है पिछलों से ज़्यादा स्मार्ट वायरस है और ये ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अपना वार कर रहा है। और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उसमें जो है आप काफ़ी हद तक आपकी बचत हो जाएगी। ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है आवाम को कि ये इसी तरह का एक वैक्सीन है जिस तरह टाइफाइड, मलेरिया और हम करवाते हैं सालाना। तो उससे ये होता है कि अगर आपको होता भी है तो बहुत कम उसका असर होता है। तो अगर हम इसी तरीके से इस चीज़ का ख्याल करेंगे तो हम लोग जो है सोशल मीडिया को चाहिए कि ये नेगेटिव चीज़ें जो इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी 2 साल बाद लोग मर जाएंगे और इस तरह हो जाएंगे, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जिनका इतना ज़्यादा एक्सप्लोजर नहीं है तो वो फ़ौरन खौफजदा होकर कहते नहीं भाई हम मर जाए लेकिन हम वैक्सीन नहीं कराएंगे। तो इसमें जो है मेरा ख्याल है सबको बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करना होगा। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, बदकिस्मती है, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन वही बात है कि ये अभी कोविड एक नया एक पैंडेमिक जो है वो आलमी वबा जो है एक नया वायरस है। यहाँ पर इसी मुल्क में हमारे पास ऐसे लोगों की मिसालें हैं जो कि अभी भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते हैं। सो आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि कितना मुश्किल होता है कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करना। मूविंग ऑन, मैं नासिर हुसैन शाह साहब, ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया कि वो ममालिक जो कि बूस्टर्स की तरफ जा रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, इजराइल है। उन्होंने कहा कि पहले वेट करें कि अनवैक्सीनेटेड लोग जो हैं तमाम के तमाम वैक्सीनेटेड हों तो फिर आप उस जानिब जाएं। लेकिन साथ ही
ये फाइज़र की तरफ से एक रिसर्च हुई और फाइज़र ने भी ये कहा कि 6 महीने के बाद जो ड्यू टू वेनिंग एंटीबॉडीज़ आपको बूस्टर्स की तरफ जाना ही जाना चाहिए। तो क्या जिस तरह मैं डॉक्टर साहिबा से भी जानने की कोशिश करी थी, पहले आप फरमाइएगा कि क्या हम हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर्स की जानिब जा सकते हैं या कोई किसी NCOC के फोरम पर या कहीं और आपकी इस हवाले से कोई बात हुई है? जी बिल्कुल, हेल्थ वर्कर्स के लिए तो बिल्कुल जाया जा सकता है, लेकिन वही 6 माह के बाद। तो इसमें माहिरीन की मुख्तलिफ राय हैं जो एपिडेमिक से हैं, और ये जो इनके इन्फेक्शन डिजीज़ के कैसर साहब आपको बताएंगे कि उसमें मुख्तलिफ राय आई हैं कि वो कुछ लोग कहते हैं कि बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, और अगर है भी तो फिर 6 माह के बाद इस पर वो मज़ीद बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे। लेकिन हमने अभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अगर ज़रूरत होती है और ये माहिरीन हमें इस तरह की तजवीज़ देंगे, सजेशन देंगे, तो हम ज़रूर उस पर अमल करेंगे। ठीक है, जी, मैं बिल्कुल सही है कि कुछ ममालिक जो हैं वो तो ऑलरेडी जाना शुरू हो गए हैं इस फैसले के साथ, लेकिन हम क्या हेल्थ वर्कर्स के लिए जा सकते हैं नहीं? मुझे डॉक्टर साहब इजाज़त दे दीजिए, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आकर इस डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर कैसर साहब, आप पहले जवाब देना चाह रहे थे जो नासिर हुसैन शाह साहब बात कर रहे थे कि जो फाइज़र की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि 6 महीने के बाद बूस्टर्स वो कहते हैं कि रेकमेंडेड हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं समझता हूं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा इदारा है जो कि दुनिया में हेल्थ के निज़ाम को वो संभालती हैं और गाइडलाइन भी देती है। तो WHO का क्लियर ये मैसेज है कि जो मिक्स मैच वैक्सीन जो है वो बिल्कुल नहीं इसको लगाना चाहिए। दूसरी बात है, बूस्टर डोज को उन्होंने अभी मना किया है, और हम अपनी तरफ से हम ये समझते हैं कि जब तक हमारी पॉपुलेशन का 70 से 75% आबादी पाकिस्तान की आवाम का वैक्सीनेट नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमें नहीं पता लगेगा कि हमें बूस्टर डोज के लिए जाना है कि 6 महीने बाद जाना है या साल बाद जाना है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को मजबूरी है और किसी मुल्क में जाना है, बिकॉज वो जर्मनी, फ्रांस और इजराइल, आपने सही कहा कि WHO की तरफ से कहा जा रहा है, बट उसके बावजूद, उनकी डायरेक्शंस के बावजूद, दीज 3 कंट्रीज आर स्टिल गोइंग अहेड विद देयर प्लान। बूस्टर्स का जो उनका ऑलरेडी था वो तो जनरल पब्लिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि हमारे हेल्थ वर्कर्स को जरूरत है तो क्या हम उस जानिब सोच सकते हैं? मेरे ख्याल में अभी नहीं, अभी इट्स टू अर्ली कि हम हेल्थ वर्कर्स को अभी बूस्टर डोज लगाएं। मैं समझता हूं कि लोग, कुछ आबादी का कुछ हिस्सा अगर वैक्सीनेट हो जाता है तो हमें बूस्टर की तरफ जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि देखें, अभी हमें तमाम हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हम खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, मरीज को देखते हैं। देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मेरी बड़ी बहन है और हमारी PMA के साबका प्रेसिडेंट भी रही हैं, तो हम जानते भी हैं इनको। बात सारी ये है कि देखें, वैक्सीन जो लोग लगा रहे हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि जो डॉक्टर हजरात जो PPE पहन के नहीं रखते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है। एक सपोज को अब तक हमारे यहाँ 213 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, 213। उसमें शायद ही 5-6 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि कोविड के मरीज देख रहे थे ICU में। बाकी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो या तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, या मेरे शोबे के ENT के डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, GPs हैं, फिजिशियंस हैं, यू नो। चलिए, मैं डॉक्टर साहिबा से जरा पूछ लेती हूँ वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वजह ये है कि वो केयर नहीं करते, उनको नहीं पता लगता, उनको लगा के जाते हैं मरीज, केयर नहीं कर रहे। सही जी डॉक्टर साहिबा।
देखिए मेरा ख्याल है अब तो आपने ओपिनियन बहुत हद तक ले लिया, और मैं भी बिल्कुल टोटली कैसर को इस मसले में सपोर्ट करती हूँ कि देखिए अभी तो 6 महीने का जिक्र हो रहा है, हमारी तो अभी वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है आपके सामने ही है, उसको 6 महीने मुकम्मल भी नहीं हुए। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक दफ़ा आपकी पहले पॉपुलेशन को डोज तो लग जाए वैक्सीनेशन की बिफोर वी स्टार्ट द थर्ड डोज। जहाँ आया ताल्लुक जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो यकीनन देखें एक तो सबसे अहम चीज़ है कि इस वक्त हमारे पास वाफर मिकदार के अंदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मौजूद होता है, और हम सबको नसीहत यही देते हैं कि आप प्लीज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करें। और कैसर ने आपके सामने जो फिगर्स रखी हैं वो बाय सेल्फ आई ओपनर है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी अगर क्लिनिक पे प्रैक्टिस करें तो इंश्योर करें कि आपकी क्लिनिक के अंदर हर बंदा जो आए वो मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, आप खुद मास्क पहने, इंश्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर एग्जामिनिंग पेशेंट्स, क्योंकि यूजुअली जनरल प्रैक्टिस के अंदर जो पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग या एनेस्थीसिया जो देते हैं दे आर नेचुरली बहुत एक्सपोज होते हैं, बिकॉज ये आपको पता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है। इसी तरीके से ENT के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। डेंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो उनको खुद एहतियात और हिफाजती तदाबीरें अख्तियार करनी पड़ेंगी। लेकिन शुरू में जब आपसे मैंने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी के अंदर सिवियरिटी ऑफ डिजीज उस तरह की नहीं होती, यानी जो शिद्दत है बीमारी की उस हद तक नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम पूरी कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को हम जो है वो जल्दी हो जाएगी, जो लोग हैं उनको वैक्सीन जी और नहीं और वैक्सीनेट जी बताइए। एक चीज जो आपने कही जो PPEs के हवाले से कि वो डॉक्टर्स के लिए या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन सब के लिए वो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कमी है या अवेलेबिलिटी का मसला है। बिल्कुल सादिया, मैंने आपको ये बताया है न सिर्फ अवेलेबल हैं बल्कि पाकिस्तान इस वक्त बाहर के मुल्कों के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहा है PP। बेसिकली शुक्र है खुदा का कि इस पिछले 1.25 साल 1.5 साल के अंदर बहुत हद तक हमारी इंडस्ट्री जो है उसने दे चेंज उन्होंने प्रोडक्शन अपनी इम्प्रूव करके, और हमारे PPs जो हैं वो वाफर मिकदार में इस वक्त सारे अस्पतालों में मौजूद होते हैं। सारी गवर्नमेंट्स इंश्योर कर रही हैं कि भाई PPs जो हैं वो मौजूद हों। अब एहतियात तो हमें हिफाजत तो खुद करनी पड़ेगी ना एज मेडिकल पर्सनल्स, कि हम खुद अपनी भी हिफाजत करें और कोशिश करें कि अगर आप क्लिनिक भी कर रहे हैं जैसे हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इंश्योर सिर्फ ये किया करें कि भाई कोई उनके कमरे में मास्क पहनने बगैर ना आए। अब मसला ये बन जाता है कि मास्क पहनने का भी तरीका, अगर आप थोड़ी के साथ अपना मास्क लगा लें तो वो तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा ना, आपका नाक और मुंह ढकना चाहिए। और उसी तरीकों को इस वक्त आपको पता है कि पंजाब में खास तौर पर लाहौर के अंदर एक सबसे बड़ी मुहिम हम चला रहे हैं मास्क पहनाने की। लोगों को इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ मास्क पहन ले तो 70 से 80% लोग अपने आप ही बचत कर सकते हैं। वैक्सीन लग जाए तो वो तो कहते हैं सोने पे सुहागा है कि यानी आप मास्क भी पहने रखें, आप वैक्सीन भी लगवा लें तो अल्लाह ताला आपको इस ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि ये तो हम आपको रोज देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे डॉक्टर साहिबा यहाँ पर फरमा रही हैं कि मास्क पहनने का तरीका ही नहीं आ पा रहा लोगों को। बहुत सारे लोग आप देखते हैं उन्होंने चिन पे मास्क लगाया हुआ होगा, नाक के नीचे रखा हुआ होगा, अपने मुंह और नाक दोनों को ढकना है, ढांपना है, वो चीज़ नहीं हो रही। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर बुशरा रिन साहिबा की तरफ जाएंगे। डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बुशरा साहिबा, आपने पहले बताया था कि बलूचिस्तान में हालात बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था कि आपके जो तर्जमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने कहा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद डॉक्टर्स के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से या एम्बुलेंसेस के हवाले से, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से हमने कहा है हमें सपोर्ट करने का। तो किन चीज़ों में आपने इस्लामाबाद से वफाकी हुकूमत से मदद मांगी है और क्या वो मदद आपको मिल सकी? देखिए, ये तो हमने उस लेवल पे बात होगी कि जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ना करे, जब अगर हालात कोविड की जो है हमारी सिचुएशन हमारी कंट्रोल से बाहर हो, तो उस सूरत में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगी वो वेंटिलेटर्स की होगी।
और अल्लाह ना करे कि उस अभी नहीं है, क्योंकि आपके तर्जुमान जो है शहवानी साहब, उनकी तरफ से बयान आया था कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। नहीं जी, अब अच्छा बताई हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ी और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी। और साथ साथ ये कि अगर मास्क जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए, कंपलसरी हर लिहाज से, तो इससे जो है मेरा ख्याल है कि हम लोग 60-70% सादिया पूरे पाकिस्तान में कंट्रोल कर सकते हैं इस वबा को। और आगाही मुहिम जो है वो सबका फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे वो सिविलियंस हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, चाहे दफातर हों, वहाँ पर इनको चाहिए कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह की आगाही पोस्टर्स लगाएं जिसमें पता हो कि हम लोगों ने SOPs क्या हैं, किस तरह फॉलो करना है। और मास्क जो सब बात करते हैं कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कपड़े के भी बन जाते हैं। मतलब कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीन हमें पहले करनी है, फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है। लोग उस फर्स्ट स्टेप के लिए ही राज़ी नहीं हो रहे, हमें उनको राज़ी करना है, उनको समझाना है कि देखें ये आपकी बेहतरी के लिए है। और बलूचिस्तान में अब तक 6,72,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और डेली बेसिस पे लग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी तरह पॉजिटिव उससे चलेंगे तो कोविड पे काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर हम बद एहतियाती करेंगे, पूरी पब्लिक हो गई या हम हो गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि वो इंडिया वाली सिचुएशन यहाँ आए। तो उससे बेहतर ये है कि पहले हमें इस तमाम चीज़ों को, SOPs को फॉलो करना है। एग्जैक्टली, बेहतर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर कैसर सजाद साहब, वो आप अभी पहले जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमें बता रही थी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग रही है और उनकी आबादी कितनी है। बहुत सारे लोग जैसे बाहर जो है वो बच्चों को भी लगाई जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि बड़ी जल्द वो स्टेज भी आ जाएगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, उनके अब स्कूल्स भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के अभी इस वक्त भी वो स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। सो क्या उनके लिए भी आप NCOC के फोरम पर या कहीं और रेकमेंड करते हैं कि वैक्सीन जो है उनके लिए आ जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, उनको भी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमें हर काम प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। पहले जैसे कि हुकूमत ने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाए, फिर उसके बाद जो है जो ऐसे लोग, बीमार लोग जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापापन या कैंसर वगैरह था, उनको लगाया गया। फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाया गया। ग्रेजुअली फिर 40 साल, 50 साल और फिर ग्रेजुअली हम 18 तक आ गए। और उसके बाद जब ये मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन जब ये वैक्सीनेट हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि NCOC, मैं बल्कि मुबारकबाद देता हूं कि उनको 500 दिन उन्होंने मुकम्मल किए और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ अभी तक कंट्रोल में है। अल्लाह करे कि इसी तरह रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है हमारी आवाम का होगा कि इंडिविजुअल तौर पे हर आदमी अगर अपनी जो जिम्मेदारी है इस बीमारी से प्रोटेक्ट करने की, 3 चीज़ें तो हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है SOPs को फॉलो करने के लिए। जब भी घर से निकलें, जैसे अगर मैं चश्मा लगाता हूं तो मैं चश्मा कभी नहीं भूलता, तो मास्क भी ना भूलें, आप मास्क लगा के निकलें। अगर आप कहीं जाते हैं, 2 से ज्यादा लोग आपके साथ खड़े हैं, तो थोड़ा सा फासला रख लें, फासला रख के बैठ जाएं, खड़े होकर बात करें। और तीसरी चीज है कि हो सके तो जितनी बार बार आप हाथ धो लिया करें या सैनिटाइज करें। ये 3 चीजें हैं। और उससे पहले ये है कि जैसे ही आपको मौका मिले, जो अवेलेबल वैक्सीन है खुदारा वो लगा लीजिए। कोई डिमांड ना कीजिए कि जी फला वैक्सीन लगाऊंगा मैं, उसमें हो सकता है कि देर हो जाए, उससे पहले ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। मैं क्योंकि टाइम थोड़ा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर यास्मीन साहिबा का भी कमेंट ले लूं। ये बड़ी अहम बात की है क्योंकि लोग जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस, जी एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो वैक्सीन का जो प्रॉब्लम हमारे दुनिया में चल रहा है, ये बिल्कुल गलत चल रहा है कि हर आदमी, हर मुल्क कहता है कि ये वैक्सीन लगा के आओगे तो हमारे मुल्क में आना होगा। ये बिल्कुल गलत है। मैंने एज ए सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर जनरल WHO को खत लिखा है तकरीबन 1.5-2 महीने पहले कि वो वैक्सीन जो WHO ने रिकॉग्नाइज की है, जो उसको एक्सेप्ट किया है, दैट वैक्सीन, ऑल वैक्सीन शुड बी एक्सेप्टेड टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो उसको मान लिया गया, WHO ने नोटिफिकेशन भी कर दी है। ये तो चलिए डॉक्टर कैसर ने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि ये वाकई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। कोई एक यूनिवर्सिटी बाहर की होगी, यहाँ से स्टूडेंट्स ने जाना है तो वो कहेंगे मॉडर्ना लगा के आए, वो कहेंगे, दूसरे कहेंगे जी फाइजर लगा के आए। लेकिन अगर जिसने नहीं भी जाना, जो पाकिस्तान में हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी वो ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। आप जाते हैं, आप कहते हैं साइनोवैक लग रही है, साइनोफार्म लग रही है, नहीं हमें तो जो है वो
वो एस्ट्राजेनेका लगानी है, हमें तो फाइजर लगानी है, अवेलेबिलिटी किसी की है किसी की नहीं है, ये प्रेफरेंसेस की बात बन के रह गई है। ये भी आई थिंक वो एक अजीब सा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस बट आई हैव सीन दिस। यहाँ इस्लामाबाद में भी बड़े लोग अच्छा साइनोफार्म लगाई है, चाइनीज वैक्सीन लगाई है, तो उस पर बड़ी अजीब सी नजरों से आपको देखते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया और बहुत अच्छी तरीके से आपने एनालाइज किया है। लोगों ने वाकई इसको स्टेटस सिंबल बनाया है और बिल्कुल ज्यादती की बात है। चाइनीज वैक्सीन खास तौर पर डेल्टा वेरिएंट के लिए इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। अगर लोगों को इस बात की समझ आ जाए तो आई थिंक दे माइट वो अब सब के सब चाइनीज वैक्सीन लगवाना शुरू कर देंगे। वजह यह है कि चाइनीज वैक्सीन क्योंकि अटेन्युएटेड वायरस है, उसका जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है वो बड़ा इफेक्टिव होता है एंड दैट इज वाई इट इज क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट दी डेल्टा वेरिएंट ऑल्सो। तो मेरा ख्याल है लोगों को बजाय ये स्टेटस सिंबल बनाने के लिए आप वैक्सीन जिस तरह कैसर ने कहा है इमीडिएटली अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और एक जो आपने बात कही है ना कि क्या हम 18 साल से कम उम्र के लोगों के ऊपर भी अब ऑलरेडी इस पे बातचीत चल पड़ी है। एनसीओसी में भी बात हो रही है, मेरी परसों फैसल सुल्तान साहब से बात हुई है और हमने ये म्यूचुअली ये सोच रहे हैं कि जो 15 साल और 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जो नेचुरली ज़रा सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी अब ज़रा सी जब ये हम जैसे 14 अगस्त के बाद कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, सब एफर्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं, तो फिर कोशिश ये करेंगे कि इस उम्र के बच्चे जो हैं उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाए। ये सजेशन हम देने लगे हैं और जिस तरह आपने फरमाया कि होपफुली उनके लिए भी वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक चीज और मैं समझता हूँ कि रिक्वेस्ट करूंगा यास्मीन राशिद साहब यहाँ मौजूद हैं तो उनके थ्रू वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्विकली डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ये बात आगे भी बढ़ा दें कि हमारी जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग जाते हैं और उनको आजकल सेकंड डोज के लिए वापस भेज दिया जाता है, तो जरा प्लीज अगर तमाम सेंटर्स पे एटलीस्ट सेकंड डोज के लिए लोगों को वापस ना जाना पड़े तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम पे उनको सेकंड डोज जो है वो भी एडमिनिस्टर वो भी लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बुशरा रिन साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।